फिर कुछ दिनों बाद कद्दू के पौधे उगाते हैं और जल्द ही उनमें से कद्दू उगाते हैं। फूलपुर में सुंदरी कौवी और उसका बेटा कालू कौवा कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले तो सुंदरी कौवी के कद्दू एक बार में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठने के बाद भी कोई भी कद्दू नहीं खरीदता था। सुंदरी अपने बेटे से कहती है, देख रहा है ना बेटा, सुबह से हम सब्जी बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सब्जी नहीं बिकी है। कालू कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ, आजकल क्या हो रहा है। पक्षियों ने तो सब्जी खरीदना ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजे ताजे कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं। सुंदरी उससे कहती है, लगता है बेटा सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण लोग हमसे सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बबली चिड़िया आती है। सुंदरी उससे कहती है, कहो बबली बहन, कौन सी सब्जी दूं तुम्हें, एकदम ताजे कद्दू हैं। बबली उससे कहती है, ये कद्दू कितने के दिए सुंदरी बहन। सुंदरी, ज्यादा महंगे नहीं है बबली बहन, बस 80 रुपए किलो है, बताओ कितना दूं। बबली कहती है, अरे 80 रुपए किलो तो, और तुम कहती हो ये महंगा नहीं है, लेकिन क्या करूं, खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। एक काम करो, मुझे 1 किलो कद्दू दे दो, लेकिन मैं तुम्हें अभी आधे पैसे दूंगी, बाकी आधे पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगी। सुंदरी कौवी बबली से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। बबली कद्दू लेकर अपने घर पहुंचती है। बबली, बहू, पीलू बहू, ये ले कद्दू, तुझे पता है ये 80 रुपए किलो हो गए हैं। पीलू कहती है, अब महंगे हो गए तो क्या करूं माँ जी, मुझे कद्दू खाना बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही कद्दू बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पीलू किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कद्दू नहीं है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बाजार से और कद्दू ले आओ। बबली उससे कहती है, पीलू तुझे पता है ना कद्दू कितने महंगे हो गए हैं, या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या फिर कद्दू की खेती ही करने लग जा। पीलू कहती है, माँ जी इतना गुस्सा मत कीजिए, सुंदरी काकी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद लाइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। बबली अपनी बहू की जिद से परेशान हो जाती है, फिर उसके लिए कद्दू खरीदने जाती है और बाजार में कद्दू का दाम सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। बबली, अरे बाप रे, अब ये कद्दू 100 रुपए का हो गया है, मुझे लगा अब ये कम होगा, लेकिन इसके दाम तो और बढ़ गए हैं। बबली सुंदरी से कहती है, बहन ये कद्दू तो इतने महंगे हो गए हैं कि मैं अब इन्हें खरीद भी नहीं सकती, इसके बीज अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। सुंदरी उससे कहती है, बहन इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान में ही जाना होगा, वहाँ से तुम कद्दू के बीज खरीद लो। फिर बबली चिड़िया बीज के दुकान जाती है और कद्दू के बीज खरीदकर अपने घर आती है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो कद्दू लाने गई थी, ये क्या कद्दू के बीज ले आई। उसकी सास कहती है, मैं अब कोई कद्दू नहीं लाऊंगी, ये कद्दू के बीज हैं, इन्हें आंगन में बिखेर दे और कद्दू उगा, कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधों में कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भर के तू कद्दू ही खाती रहना। पीलू चिड़िया कद्दू के बीजों को अपने आंगन में बिखेर देती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। फिर कुछ दिनों बाद कद्दू के पौधे उगाते हैं और जल्द ही उनमें से कद्दू उगाते हैं। बबली, बहू तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। पीलू उनसे कहती है, हाँ माँ जी अच्छे खासे कद्दू उगाए हैं, मैं तो सोच रही हूँ और भी दूसरी सब्जियाँ उगा लूँ, इस तरह हमें सारी सब्जियाँ घर में ही मिल जाएंगी और हमें बाहर से सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर पीलू चिड़िया और भी दूसरी सब्जियाँ उगाने लगती हैं। इस तरह से दोनों सास बहू खुशी खुशी ताजी सब्जियों का मजा लेती हैं। चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था। उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया। वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था, घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ घर में चूहा घुस आया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ देखो ना,
मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता। चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ की खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था, शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है, ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं, पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर, जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है, वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुँच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुंह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। माँ, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ, इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं। छतरपुर नगर में वेदा और उसका परिवार रहता था। वेदा की परीक्षा खत्म होते ही छुट्टी के लिए नानी के घर जाने की तैयारी चली। वेदा की माँ सारी तैयारियां करते हुए कहती है, अरे वेदा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे कपड़े पैक भी कर लेना, नानी के घर जाना है ना। और वेदा के पापा वेदा को बुला के कहते हैं, वेदा, जो खिलौने चाहिए उसे भी पैक कर लो, नानी के घर में खिलौने नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ तुम बोर हो जाओगी तो क्या करोगी। तो वेदा कहती है, मैंने सुना है दादी के घर में बाग बगीचे बहुत थे। यह सुन के हंसते हुए पापा कहते हैं, बाग बगीचे तो है, मगर आपको आदत कहाँ है। ऐसे ही सारी तैयारियां करके नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वेदा नानी के घर पहुंचते ही नानी को ले लगाते हुए कहती है, नानी, पापा कहते हैं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। तब नानी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा, आम की बगीचे में एक चक्कर लगा के आ जाओ, पूरा दिन गुजर जाएगा। नानी की बातों को आजमाने के लिए वेदा नाश्ता वाश्ता करके आम के बगीचे के लिए निकल पड़ती है। आम की बगीचे के रास्ते में जाते जाते वेदा को दोस्त भी मिल जाते हैं। वहाँ वेदा ढेर सारे आम खाती है और दोस्तों को भी खिलाती है। सारे मिलके खूब मजे लूटते हैं और खेलते भी हैं। मगर बगीचे का माली आके वेदा और दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। एक दिन वेदा को खेलते खेलते चोट लग जाती है। वेदा की दोस्तों ने वेदा को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी को उसको चोट लगने की बात भी बताई। सही समय पर वेदा को दवाई और मालिश करने की वजह से जल्द आराम मिला। माँ, यह सारे मेरे दोस्त हैं। हम सब बहुत आम खाए और बगीचे में खूब खेले, मगर माली ने हमें भगा दिया। माँ, यह सुन के वेदा की माँ को बहुत बुरा लगा। वेदा की माँ ने उन सारे दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम भी खिलाए और माली को बुलावा गया। माली वेदा के घर पहुँचता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अरे माली काका, ये सब हमारे बच्चे हैं, आपने इन्हें डांटा क्यों और बगीचे से भगाया क्यों? मेम साहब, ये बच्चे व्यर्थ आम तोड़ रहे थे,
बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? गलती हो गई मेम साहब। और वेदा जब गिर गई तो आप कहाँ थे? मैं बंदर भगाने गया था मेम साहब। बड़े बंदरों के साथ अगर छोटे बंदर के भी ख्याल करते तो वेदा नहीं गिरती थी। इस बात को सुन के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। वेदा जब ठीक होती है तो माँ की बात से उसको ये समझ आता है कि दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। इसकी समझ आते ही वेदा अपने दोस्तों के साथ फिर आम की बगीचे में घुस जाती है और माली काका बस बच्चों को देखते रह जाते हैं। हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियां लगी हुई है, मैं कुछ इमलियां तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियां मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियां तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपने दोस्त सुशी के घर आती है।
घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है। अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अकल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई।
चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को 2 बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे, चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है? अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी, चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनके पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो, तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं, कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है, ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते।